चलिए, तो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में हमारे पास चौथा नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है रक्तपित्त अध्याय। और रक्तपित्त अध्याय का सबसे पहले आपसे स्थान पूछा जाता है और रक्तपित्त के बारे में एक संज्ञा दी गई जो कि लास्ट ईयर पूछा गया कि महागतम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च, यह किसके लिए कहा गया है? तो रक्तपित्त के लिए बताया गया। और रक्तपित्त की संप्राप्ति अगर आप देखोगे तो संस्कार संप्राप्ति में कहता है तह हेतु भी समुत्कृष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते तद योनित्वात् प्रबंधन च वर्ध हेत तत्प्रदूषित तस्य उष्मणा द्रव्यम धातुर धातुर प्रसिंचित। ये लाइन आता है, पूछा जाता है कि किस प्रकार के रोग के संप्राप्ति में लाइन आई है। शीत समृद्धि भूयस्तद्गच्छति, मतलब प्रकुपित पित्त जो होता है कि उसमें से मांस आदि धातु में द्रव्य धातु क्या होता है, पसीजने लगता है और पसीने की तरह निकलने लगता है। इस तरह से हमारे पास रक्तपित्त की उत्पत्ति होती है। रक्तपित्त की परिभाषा अगर बात करें तो कहता है संयोगाद दूषणात् तु समान गंध वर्ण रक्तपित्त पित्तम ख्यातम रक्तपित्त मनीषी, मतलब संयोग के कारण और समान रूप से गंध और वर्ण होने के कारण क्या कहते हैं, इसको रक्तपित्त कहा जाता है। इसका अधिष्ठान अगर देखा जाए जो यकृत और प्लिया होता है। दूसरानुसार अगर रक्तपित्त देखा जाए तो वातज पित्तज और कफज होता है। वातज में हमारे पास कुछ नहीं याद रखना है, वही सेम कलर श्याम कलर होता है, अरुण होता है, फेन होता है और तनुरुक्ष होता है। पित्तज में इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आता है, कृष्णाभम और क्या होता है हमारे पास गोमूत्र सन्निभम मेचकागारम धूमाभम अंजनाभम होता है। अगर सुश्रुत के अनुसार देखा जाए तो सुश्रुत क्या कहते हैं हमारे पास, सॉरी कफज के लिए क्या कहते हैं, सांद्रम सस्नेहम पांडु पिक्षलम। अगर पूर्व रूप के संदर्भ में हम बात करें तो चरक सुश्रुत और वाग्भट ने, चरक ने क्या बताया, लोह लोहित मत्स्य गंधी होता है। सुश्रुत कहते हैं सदनम शीत कामत्तम और लोह गंधी। और वाग्भट जो कहते हैं इनका मिक्स करके स्वर 6 को ऐड कर दिया गया है। इसमें एक दोषज जो होता है साध्य होता है, द्विदोषज याप्य होता है, त्रिदोषज जो होता है असाध्य होता है। रक्तपित्त की 2 गतियां होती है, ऊर्ध्व गति और क्या होती है, अधोगति होती है। अगर ऊर्ध्व गति में देखा जाए तो 7 मार्ग होते हैं, अधोगति में 2 मार्ग होते हैं। मार्ग की दृष्टि से साध्यता ऊर्ध्व से साध्य होता है, अधोग जो होता है याप्य होता है और उभय मार्ग वाला जो होता है असाध्य होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है रंजक पित्त का स्थान, तो सुश्रुत कहते हैं यकृत और प्लीहा में होता है, वाग्भट कहते हैं अमाशय में और सारंगधर कहते हैं यकृत में इसकी क्या होती है, स्थिति होती है। अंत की गति या असंख्य गति पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, तो याद रखने रक्तपित्त से ये हमारे पास रिलेटेड होता है। इसी के साथ हमारे पास 3 प्रकार के जो रक्तपित्त है उसकी साध्यता याप्य और असाध्य की कंडीशन में क्या क्या कंडीशन आएगा। अगर एक मार्ग वाला है, बलवान है, न अति वेग वाला है, नया नया है और सुखकर काल में होता है और कोई उपद्रव नहीं है तो साध्य होता है। द्विदोषम शांतम शांतम प्रकुप्यति और मार्गध मार्गम चिरेद करके आता है तो याप्य होता है। अगर अशादी की बात करें तो कुड़प गंधी होता है, रक्तम कृष्णमती संश्रिष्टम क्या कहता है, कफ और वात क्या करता है, गले में आके लग जाता है। हरिद्र नीलम ताम्रम हरतम वर्णयुक्त और क्षीण का समान तो यह असाध्य रक्तपित्त का लक्षण होता है। अगर बात करते हैं हमारे पास निदान के संदर्भ में तो अधोग रक्तपित्त का निदान जो होता है क्या होता है, उष्ण रुक्ष होता है और ऊर्ध्व रक्तपित्त का निदान स्निग्ध उष्ण होता है। चिकित्सा देखा जाए तो अक्षीण बल मांस से रक्तपित्तम यदस्मतः तद दोष दुष्टम उत्क्लिष्टम नादो स्तंभनम अर्हति। याद रखिएगा अगर हम इसको रोक लेते हैं तो गल ग्रह पीनस आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। रक्तपित्त में आम दोष होने पर लंघन का निर्देश दिया गया है। रक्तपित्त के प्रारंभ अवस्था में लंघन और तर्पण का निर्देश दिया गया। रक्तपित्त में पिपासा हो तो हिबेर आदि पानी का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास कहता है कि रक्तपित्त में ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण और अधोग में पिया के बारे में बताया गया है। रक्तपित्त में दोषानुसार अगर पथ्य देखा जाए तो कफ प्रधान में यूस और शाक का प्रयोग, जबकि वात प्रधान में मांस रस का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, रक्तपित्त में अगर विबंध हो जाए तो सशस्त्र वास्तुक मैंने बताया था याद करने के लिए। वात प्रधान रक्तपित्त में तीतर का मांस और उदुम्बर रस का प्रयोग करने के लिए बताया गया। ऊर्ध्व रक्तपित्त जो होता है इसमें पित्त और कफ का अनुबंध होता है, इसकी चिकित्सा विरेचन होता है और उसमें औषधियां जो लगती है हमारे पास कषाय और तिक्त रस। और अधोग वाले में हमारे पास पित्त और वात का संबंध होता है, औषधियां हमारे पास जो होती है मधुर रस वाली होती है, इसकी चिकित्सा वमन होती है। उभय रक्तपित्त जो होता है तीनों दोष ये विरुद्ध उपक्रम वाला होता है। इसी के साथ हमारे पास रक्तपित्त में अगर कोष्ठ कि जब शुद्धि हो जाती है उसके पश्चात हम अगर बात करें तो ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण का प्रयोग और अधोग में हमारे पास यवागु का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास पूछा जाता है शोषण सानुबंध, अगर हमारे पास रक्तपित्त शोष से होता है उसमें हम लोग संसमनी क्रिया के बारे में बताया गया है। और रक्तपित्त में रक्त ग्रथित हो जाए तो सछौद्रम लिहात परावत सकृत के बारे में बताया गया। इसमें कुछ रत्नों के बारे में बताया गया जैसे वैदुर है, मुक्ता है, मणि है, इनका प्रयोग किया जाता है। मूत्र मार्ग से मूत्र रक्तपित्त की प्रवृत्ति हो तो गोक्षुर सतावरी और 4 प्रकार की जो परिणी होती है जैसे हमारे पास साल पर्णी, कृष्ण पर्णी, मुग्ध पानी और मांस पानी इनका प्रयोग करते हैं। गुद मार्ग रक्तपित्त में मैंने बताया था मोही विट याद रखना, हमारे पास मोच रस होता है, हिबेर होता है और वट का प्ररोह का यूज किया जाता है। इसके रोगाधिकार के बारे में बात करें तो हिबेर आदि पानी, खजूर आदि मंथ होता है, ध्यान रखिएगा खजूर आदि मंथ यहाँ दिया गया है, खजूर आदि घृत कहाँ दिया गया, लाज तर्पण में सछौद्र और घृत और छौद्र के साथ हम लोग लेते हैं। आट्रूषक पात में हमारे पास 3 घटक द्रव, आट्रूषक होता है, मृदुका होता है और पथ्या मतलब हरित की होती है। उसरादि चूर्ण जो होता है इसका प्रमुख घटक जो होता है चंदन होता है और किरातिक्त आदि चूर्ण जो होता है हमारे
हमारे पास यहाँ पे बताया गया, लेकिन किरात इत्यादि क्वात कल मैंने बताया था आपको पुनर्नवर्तक ज्वर में याद रखना। वसा घृत का अनुपांश छौद्र के साथ प्रयोग किया जाता है। वसा का क्या प्रयोग करते हैं, कह रहा है शाखा, पलाश, मूल और कुसुम का यूज किया जाता है। इसके अलावा रक्त पित्त में हमारे पास सत्वीर्यादि घृत और स्त्री का आलिंगन बताया गया। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग देखते हैं। पथ्यादि क्वात का वर्णन कहा किया गया रक्त पित्त में, सुश्रुत ने और उनसिका के चिकित्सार्थ में पूछा जाता है किसका प्रयोग, बाजी विष्ठा का प्रयोग किया गया है। रक्त पित्त में गाय का शक्रिद, भृंगराज का मूल तंडुलोदक के साथ देने के लिए बताया गया। उशैर आदि पेय का सेवन शर्करा और मधु के साथ करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर ध्यान रखना है, रक्त पित्त की सबसे बेस्ट औषधि जो होती है वासा बताई गई है। वासा मतलब एडा थोड़ा वासिका होता है। रक्त पित्त में धारागिरी, भूमिगिरी, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पास शीतल होती है वो करना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मनोनुकूल चिकित्सा का वर्णन किया गया है। पूरे प्रकार के शिशिर उपचार करते हैं रक्त पित्त में, भी ध्यान रखना है। और भोज के अनुसार अगर आप पढ़ते हो तो त्रिरूप में हमारे पास काजर मैंने बताया था आपको, उसमें रक्तपित्त आता है। रक्तपित्त की तरह ही वात रक्त की भी साध्यता असाध्यता बताई गई है। एक क्वेश्चन आता है रक्तपित्त का आसी कारु या शीघ्र उपद्रव अगर वाग्भट के अनुसार पूछा जाए तो कास होता है। छत छीड़ के जो रोगी होती हैं उनको पालन किसके समान करना चाहिए, तो राजक्षमा के समान, रक्तपित्त और कास के समान करना चाहिए। एक उसी रासव आता है सारंगधर के अनुसार, ये भी हमारे पास रक्त पित्त में है। सुश्रुत अगर पढ़ोगे तो रक्त पित्त में सबसे पहले आप तर्पण करते हैं, फिर पेय या फिर तर्पण हमारे पास पाचन अवले और लास्ट में घृत पान करते हैं। ये लाइन याद रखिएगा, घृतस्य खजूर फलम स्वमाक्षिकी रक्त पित्त में दिया जाता है। और वासा सुरस जो होता है रक्त पित्त की श्रेष्ठ औषधि माना जाता है। फिर आते हैं हमारे पास गुल्म चिकित्सा के बारे में। तो गुल्म चिकित्सा में कहता है कि गुल्म के कितने स्थान होते हैं, 5 स्थान है। 5वां चैप्टर और 5 प्रकार के होते हैं। स्थान कौन कौन से होते हैं, बस्ती, नाभि, हृदय और पार्श्व होती है। गुल्म की उपस्थिति कैसे जाना जाता है, स्पर्शोलभ्यम परिपिंडित्वाद होता है। और इसके प्रकार देखा जाए तो पंचात्मक तू प्रभोस, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और रक्तज होता है। इसका सामान्यकरण नहीं याद रखना है, मतलब वात पित्त कफ की ज्यादा बढ़ी हो या बढ़ जाना, बाह्य अभिघात, वेग, विधारण, उपछन्न, पान, शोक, आहार, बिहार, इन सब चीजों के संप्राप्ति में जब आते हैं तो संप्राप्ति में अगर लाइन देखोगे तो इसी में हमारे पास लिखा है स्वतंत्र होकर या परतंत्र होकर स्पर्श लभ्यो परिपिंडित्वाद। ये आत्म लक्षण अगर देखा जाए तो गुल्म का ये आपको मिलता है। गुल्म में पाक नहीं होता और ना को इसमें क्या होता है, दुष्य होता है। लेकिन अगर आपसे ऑप्शन देगी बताइए कौन सा दुष्य है, तो दुष्य एक आंसर टिक कर सकते हो, रक्त इसमें हमारे पास टिक किया जा सकता है। फिर अगर बात करते हैं हमारे पास गुल्म के लक्षण के संदर्भ में, तो गुल्म का लक्षण जो होता है वातज गुल्म में क्या आता है, स्थान संस्थान स्थान रुजा विकल्प, विड़ वात संघ, गलवक्र शोष, शिशिर ज्वर, और खाना जब खा लेते हैं पच जाता है तो हमारे पास ये होता है करोति जीर्ण अधिकम प्रकोपम, और जैसे हम लोग खाना खाते हैं इसमें मृदुता आ जाती है। सूलनाह विबंध आता, जरूरी नहीं है। पित्तज में हम लोग को ध्यान रखना है व्रणवत स्पर्श औषहत्व में याद रखिएगा। और इसमें हमारे पास सूलम, जब खाना पच रहा होता है तो पेन ज्यादा होता है। सूलम महत जीर्ण याद रखना। त्रिदोषज गुल में अगर बात करते हैं तो इसको नीचे गुल्म कहते हैं। महारुजहा अस्मत घनुत, और मन के बल और शारीरिक बल दोनों की क्या हो जाती है इसमें हमारे पास स्पंदन मिलता है, पिंडित के फॉर्म में मिलता है। जैसा गर्भ का प्रेजेंटेशन होता है सेम टू सेम वैसे ही मिलता है। इसकी चिकित्सा जो होती है हमारे पास 10 महीने के बाद। चरक और सुश्रुत ने बताया कि जो रक्तज गुल्म होता है वो केवल फीमेल में होता है, जबकि क्षार पानी कहते हैं नहीं, मेल में भी होता है। गुल्म की 3 अवस्थाएं होती है। ऐसे पहले बताया कि गुल्म का पाक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे गुल्म के पाक के बारे में बताया गया। हेलो, हेलो, अभी नहीं आवाज आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे गुल्म की अगर अवस्थाएं बात करें तो गुल्म की क्या होता है कि गुरु कठिन संस्थान गूढ़ मास अंतर आश्रय, और पश्चिमान में क्या होता है हमारे पास दाह सूल अर्थी संक्षोभ स्वप्न नाश अति जोरे, याद रखिएगा। और पक्व में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास विदाह का लक्षण आता है बहिस्तुंगे समुत्पुण्य। स्क्रीन मैक्सिमम जूम है, अब नहीं हो पाएगा।
इससे ज्यादा जूम क्या करेंगे। अभी भी कहीं आवाज है? अरे यार। अभी आ रही है? चलिए, तो कफज गुल में हमारे पास एक पॉइंट याद रखना, हमारे पास कफज गुल में जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास शीत ज्वर एक ही लक्षण आता है कफज गुल में। अगर आपसे पूछा जाए तो शीत ज्वर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। त्रिदोषस गुल जो होता है इसमें आपको महारुजा, अस्मत् घन उन्नत और मन बल का और शरीर के बल की हानि हो जाती है। रक्तज गुल के बारे में बात करते हैं तो रक्तज गुल क्या कहता है कि किस क्यों होता है कि ऋतुवन आहार तय, ऋतु काल में क्या होता है मिथ्या आहार विहार का सेवन करना, विरुक्षण रुक्ष भोजन का और वेग का विघ्न करना, स्तंभन करना, उल्लेखन करना, योनि में दोष, ये हमारे पास रक्तजगुल के कारण होते हैं। अगर इसके लक्षण देखा जाए तो स्पंदन होना, पिंडित होना और गर्भ जैसा आपको प्रेजेंटेशन देगा, स्थिर शूल होता है और 10वें मास की बात हम लोग क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। अगर चरक सुसुत और वाग्भट देखा जाए तो केवल फीमेल में होता है, छार पानी कहते हैं, मेल में होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि गुल्म में पाक नहीं होता है, बट हमारे पास इसकी अवस्थाएं भी बताई गई कि अपक्व, पश्चिमान और पक्व के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो जब कठिन होगा सब कुछ चीजें तो अपक्व है, गुरु है, कठिन संस्थान है। पश्चिमान में क्या होता है, हमारे पास प्रोसेस चल रहा है, इसके मतलब उसमें क्या होता है, दाह मिलेगा, सूल मिलेगा, अर्थी मिलेगा, ये सब पश्चिमान का लक्षण होता है। जबकि अगर बात करें बहिस्तुंग समुत्पन्ने श्याम सरक्त पर्यंते स्पर से बस्ती सन्निभम, याद रखिएगा, और निपीड़ित उन्नतम स्तब्ध सुप्ते पार्श्व पीड़ना, मतलब इन तीनों में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा पक्क वाले गुल्म का। अब आते हैं हमारे पास गुल्म की चिकित्सा। और गुल्म की चिकित्सा में हमारे पास कंडीशन दी और कंडीशन के अनुसार हमारे पास कुछ निर्देशित चिकित्सा उसके बारे में देखते हैं। अगर गुल्म में हमारे पास तीव्र वेदना के साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो स्नेह पान करके स्वेदन कराना चाहिए। स्रोतसों में मृदुता लाने के लिए स्नेहन स्वेदन हमारे पास अनिवार्य है। दीप्ति मतलब अग्नि अगर दीप्त हो गए और उस कंडीशन में हमारे पास बंद हो तो स्निग्ध और उष्ण अन्नपान देना चाहिए। अगर गुल्म नाभि के ऊपर है तो स्नेह पान कराइए, पक्वासे में है तो बस्ती कराइए, और अगर जठर आश्रित होता है तो स्नेहपान और बस्ती दोनों कराने का निर्देश दिया गया है। अगर हमारे पास कफ का अनुबंध हो, सूल है और अनाह और विबंध हो तो कफ वात हरवर्ती गुटिका चूर्ण का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया पित्त का अनुलोमन होने पर, सॉरी पित्त का अनुबंध होने पर क्या करना चाहिए, हम लोग को विरेचन देना चाहिए। और यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि गुल में कोई चिकित्सा से लाभ ना हो तो रक्त मोक्षण करें। और यहाँ पे एक लाइन बताया गया है, पुनः पुनः स्नेह पानम निरूह अनुवासन में वातज गुल में। और एक लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, आदौ अंत्य च मध्य मारुतः परिरक्षिता, ये पूछा था कौन से रोग के संदर्भ में बोला गया कि शुरू में, लास्ट में और बीच में किसका, वायु की रक्षा करना चाहिए, वो गुल्म के संदर्भ में बताया गया है। गुल्म में वात की प्रधानता होती है। स्नेहन स्वेदन से हम करते हैं तो क्या लाभ मिलता है, कहता है कि स्रोतसों में मृदुता आती है, वायु का शमन होता है और मल का विबंध टूट जाती है। मैंने बताया था स्रोतसो मृदुहा कृत्वा हित्वा मारुतः उल्बणम और भित्वा विबंधन, और मल के विबंध को तोड़ देता है। इसके अलावा हमारे पास और कंडीशन आता है, जैसे पित्तज गुल्म है, अगर वह पित्तज गुल्म स्निग्ध और उष्ण से उत्पन्न हुआ हो तो उस कंडीशन में श्रंसन चिकित्सा करते हैं। अगर रुक्ष और उष्ण से पित्तज गुल्म है तो सर्पी पान कराते हैं। पित्तज गुल्म अगर कहाँ हो, पक्वासे में स्थित होता है तो तिक्त औषधियों से क्षीर बस्ती देते हैं। विरेचन के लिए हमारे पास वही जो हम लोग तिक्त द्रव्य से सिद्ध जो पित्त को समन करने वाली है तो उसमें करते हैं। रक्त पित्तज दाह गुल्म में तो हमारे पास शस्त्र कर्म का निर्देश है। पित्तज गुल में कहा गया है तस नास्ती च रुक, ये पूछा था किसके संदर्भ में बोला गया है, तो रक्त मोक्षण के संदर्भ में पित्तज गुल में बोला गया है। रक्त मोक्षण के पश्चात जांगल मांस रस देना चाहिए। पश्चिमान गुल में उपनाह का प्रयोग करना चाहिए। अगर पक्र गुल में दोष अपने आप प्रवृत्त ना हो तो 10 से 12 दिन का क्या करना चाहिए, उपेक्षा करना चाहिए। और जब संशोधन हो जाए तो तिक्त द्रव्य से सिद्ध घृत का पान कराना चाहिए। पूछा जाता है पक्व गुल में शस्त्र कर्म में कौन कौन सा शस्त्र कर्म करते हैं, तो वेधन, शोधन और रोपण किया जाता है। इसके लिए बताया गया पक्वज गुल्म के
पित्तज गुल्म के पक्व गुल्म के संदर्भ में कहा गया कि तत्र धन्वंतरिया नाम अधिकारम, ये किसका हमारे पास है, चरक ने जो पक्व गुल्म है उसके लिए कहा कि धन्वंतरी के हमारे पास बता दिया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पित्तज गुल्म में रक्त पित्त बढ़ने पर शस्त्र का प्रयोग करें और शीत वीर की औषधियों का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। अगर कफल गुल्म में बात करें तो अगर कफज गुल्म में तो मेनली वमन कराना चाहिए, लेकिन जहां पे वमन निषेध हो वहां पे लंघन कराइए। अगर आपको मंदाग्नि, मंद वेदना, गुरु कोष्ठ और उत्क्लेश मिलता है तो वमन दे। वमन उत्तर औषधि कौन सी, कटु तिक्त रस से युक्त औषधियां जो होती है वमन के अलावा भी हम लोग कर सकते हैं, ये इस तरह का औषधि का प्रयोग करते हैं। अगर गुल में क्या अनाहक के साथ विबंध मिलता हो तो हमने बताया था मसाज करो, वहां पे विलयन चिकित्सा पूछा जाता है हमारे पास। क्षार कटु सिद्ध घृत का प्रयोग कौन से गुल में करते, तो कफज गुल में। अगर गुल्म अपने स्थान से हट गया हो तो विरेचन और बस्ती। और ये लाइन मैंने पूछा, गुल्म में अगर कृत मूल वाला महावास्तु कठिन हो तो उस कंडीशन में क्षार, अरिष्ट और अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। क्षार का जो प्रयोग करते हो कितने कितने दिनों पे करते हैं हमारे पास, तो कह रहा है कि एक अंतर, द्वयांतर या 3 अंतर पे करना चाहिए। स्रोत शुद्धि के लिए अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए, और अगर चिकित्सा नहीं मिलती है तो रक्त मोक्षण और अग्निकर्म करना चाहिए। सन्निपातज गुल्म की चिकित्सा क्या है, व्यामिश्र दोष है, व्यामिश्रम एसम एवं क्रियाक्रम। और क्षार के लिए बताया गया यहाँ पे एक लाइन, छित्वा छित्वा आसयातम क्षार क्षरत्वम क्षरत्य अध। कुछ रोगाधिकार बताया गया, जैसे वातज गुल में देखा जाए तो त्रिउष्ण आदि घृत अगर आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा हिंगू सर्वांचल घृत, ये दही के साथ। हपुष्य आदि घृत, हपुष्य आदि चूर्ण उदर रोग में है। पिपल आदि घृत, हिंगवादि गुटिका, सट्यादि गुटिका, नागर आदि। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके सामने लहसुन क्षीर पाक जो होता है अनुपात 1:4:4 होता है, नलिनी घृत का प्रयोग करते हैं। इसमें तेल पंचक आता है, मैंने बताया था तेल पंचक याद करने का तरीका क्या है, अन्नू यादव गोरखपुर से। और बताया था शिलाजतु को लघु पंचमूल के क्वाथ और छयव क्षार का प्रयोग किया जाता है। और बस्ती कर्म, और बस्ती कर्म में हमारे पास नीरू और अनुवासन इसकी मुख्य चिकित्सा बताएगी, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे पास कहता है बस्ती कर्म परम विद्यात गुल्मघ्नम। इसको गुल्म को खत्म करने के लिए बस्ती जो होता है उसको बेस्ट बताया गया है। मंद अग्नि वर्धते गुल्म दीप्त अग्नि च प्रसाम्यति तस्माद न अति सौत्तम न कुर्यादति विलंघनम। ये हमारे पास किसके लिए बताया गया है, ये गुल्म के संदर्भ में। गुल्म में एरंड तेल बताया गया है। एरंड तेल अगर कफ का अनुबंध हो तो वारुणी मंड के साथ, और यही एरंड तेल अगर पित्त का अनुबंध हो तो दुग्ध के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। अगर बात करें पित्तज गुल्म तो रोहिणादि तक, अब देखो याद नहीं करना, एक बार जस्ट रीड करिए। त्रैमाण, आम्लकादि, द्रक्षादि, वसा, त्रैमाण क्वाथ है, तिक्त क्षीर की बस्ती दिया जाता है। और इसके अलावा रक्तपित्त की चिकित्सा जो होती है में अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। कुछ विशेष रोगों की विशेष चिकित्सा बताई गई है, जैसे गुल्म की श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती है, वात रक्त की श्रेष्ठ चिकित्सा भी बस्ती है। उदर रोग में हमारे विरेचन, पक्षाघाते तू विरेचन, तमक तू विरेचन, विसर्प में रक्त मोक्षण करते हैं, और हिक्का श्वास में समन और बृंहण, और उरु स्तंभ में समन, छपड़ और शोषण की चिकित्सा बताई गई है। ध्यान रखिएगा, कफज गुल में 10 मूलादि घृत, भल्ला तकादि घृत और एक दंती हरित की आता है। ध्यान रखिएगा, दंती हरित की संख्या 25, दंती की मात्रा 25 पर प्रतिदिन एक हरित की सेवन करना चाहिए। चित्रक की मात्रा भी 25 पल होता है, गुड़ भी 25 पल होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरितकी का योग अगर देखा जाए तो अगस्त हरितकी कास और हलीमक में, कंस सोथ में, वशिष्ठ इसमें 1100 हरितकी होती है। वाघभट ने कास में बताया, चित्रक हरितकी कफज प्रतिशाय में। अगर अगस्त हरितकी की बात करते हैं तो प्रतिदिन 2 हरितकी का सेवन किया जाता है। कंस हरितकी में प्रतिदिन 1 हरितकी का सेवन किया जाता है। देखो जितनी भी हरितकी है ना उसमें सब में 1 हरितकी सेवन किया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट अगस्त हरितकी में 2 हरितकी के बताया गया है, ये ध्यान रखना है। रक्तज गुल्म की चिकित्सा कब करना चाहिए, जब गर्भ काल खत्म हो जाता है। इसमें योनि का भी शोधन कराते हैं, और इसमें योनि का क्या धारण कराते हैं, पल्लल धारण करवाते हैं। शस्त्र कर्म में भेदन करते हैं, और पलाश, छार, तेल और सर्पी का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गुल्म असाध्य होता है, तो महावास्तु परिग्रह कृत मूल वाला जो होता है असाध्य बताया गया है। हिंगू के बारे में बताते हैं, हिंगू का लैटिन नेम क्या होता है, फेरुला नार्थेक्स होता है, और इसका इंग्लिश नेम क्या होता है, एसिटोफिडा होता है, और फैमिली अम्बिलीफेरी, और इसका शोधन गौ घृत में किया जाता है। अगर बात करते हैं हमारे पास द्वंद्वज गुल्म का वर्णन कौन किया है, तो द्वंद्वज गुल्म का वर्णन में हमारे पास कौन है, वाघभट्ट और सारंगधर है। ऐसा कौन सी व्याधि है जिसमें हमारे पास दूष्य नहीं होता है, गुल्म में नहीं दूष्य होता है। सबसे ज्यादा दूष्य किसमें होता है, प्रमेय में। जीर्ण होने पर भी कौन सी व्याधि जो होती है हमारे पास साध्य होती है, तो कौन सी व्याधि होती है, रक्तज गुल्म होती है। अगर रक्त गुल्म के लिए बताया, काश्यप ने परिप्लुत संज्ञा दी गई है। गुल्म और विद्रदी में अंतर सुश्रुत, रक्तज गुल्म और गर्भ में अंतर
काश्यप ने बताया। आसो और इष्ट का अंतर जो बताया सारंगधर ने। हिंगवाष्टक चूर्ण में हिंगू की मात्रा 1/8 और हिंगवाष्टक का प्रयोग काल पूछा जाता है, क्या है, प्रथम कवल भुक्ते। हिंगवाष्टक चूर्ण के संदर्भ में इतना पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। इसके अलावा 3 हमारे पास श्लोक 4 श्लोक आता है कि मंद अग्नि भाव वर्धते गुल्मम, ये पढ़ी चुके हैं। ये ध्यान रखिएगा, सन प्रकोपाणाम दोषाणाम सर्वेसाम अग्नि संसृतम और न कश्चित वात धृतेशम भवति, बिना वात के गुल्म नहीं हो सकता है। और सुश्रुत कहते हैं गुल्म में पाक नहीं होता है। इसी के साथ हमारे पास तीसरा नंबर का, चौथा नंबर, पांचवा चैप्टर खत्म होते ही प्रमेय चिकित्सा के बारे में बात करते हैं। और प्रमेय चिकित्सा का अगर निदान देखा जाए तो आसे सुखम स्वप्न सुखम तत्नी ग्राम मधुकनु प्रसापयांसी नौ अनपान गुण वैकृत्यम च प्रमेय हेतु कफ कृत शरो में। याद रखिएगा, जो वातज वाला होता है वो असाध्य होता है क्योंकि महत्व होता है, पित्तज वाला जो होता है याप्य होता है क्योंकि विषम क्रियत्वाद होता है, और कफज वाला जो होता है दस जो होता है साध्य होता है, यह समक्रियत्वाद होता है। प्रमेय के अगर दोष देखा जाए तो कफ पित्त पौनस्य दोषा, प्रमेय कुष्ठ और राजस्मा हमेशा ये त्रिदोषज व्याधि माने जाते हैं। दूसरे कौन कौन से होते हैं? 10 होते हैं। अस्थि इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। प्रमेय के बारे में एक लाइन आता है, अगर आप निदान स्थान पढ़ाएंगे तो बताएंगे, प्रमेहम क्षिप्रम होते नाड़ी दुप्रम अंज। जैसे पक्षी अपने अंडों से दूर नहीं था, वैसे ही प्रमेय शरीर को नहीं छोड़ने वाला होता है। और इसका निदान हम लोगों ने देखे लिए। अगर संप्राप्ति के बारे में बात करते हैं तो कहता है कि वात पित्त कफ ये तीनों दोष विशेष बहुद्रव्य होकर क्या करते हैं, दोष मेद धातु से मिलकर मूत्रवा स्रोतस में जाते हैं, वहां बस्ती के मुख को प्रभावित करके प्रमेय की उत्पत्ति करते हैं। सुश्रुत कहते हैं प्रमेय के लिए कौन सी वायु जिम्मेदार होती है, तो व्यान वायु और कहते हैं अपान वायु होती है। ध्यान रखना, हमारे पास प्रमेय में मुख्य दोष पूछा जाए तो कफ प्रधान त्रिदोषज होता है। दुष्य हमारे पास सब कुछ सेम होगा, अस्थिर नहीं होगा, और स्थान इसका बस्ती होता है, वहीं पे जाके उत्पन्न होता है। कफज प्रमेय 10, पित्तज हमारे पास 6, वातज जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। कफज प्रमेय जो होता है साध्य होता है, याप्य होता है, असाध्य होता है, समकृत्वात, विषमकृत्वात, और लास्ट में हमारे पास महत्त्वात आता है। अगर बात करते हैं प्रमेय के पूर्व रूप के संदर्भ में, तो प्रमेय का पूर्व रूप क्या है, स्वेद अंग गंध शिथिर अंगता केश नखति वृद्धि। याद रखिएगा, शीत प्रेतम गलत अनुशोषम माधुर्य माशय कर पाददाह भविष्यतो मेह गतस्य रूपम मूत्रम अभिधावतः पिपलिका। क्या होता है, हमारे पास चींटियां मूत्र के पास लगी रहती हैं, ध्यान रखना है। कफज प्रमेय हमारे पास 10 प्रकार के, मैं इसको एक एक लाइन पढ़ के बताऊंगा नहीं आपको, बस आपको पता होगा कि उदक में ही में आपको क्या होता है, चिकित्सा स्थान में और निदान स्थान दोनों को एक साथ दिया गया है। चिकित्सा स्थान में क्या बताया गया है, निर्गंधम उदकोपमम, और चिकित्सा स्थान में जलोपम बताया गया। इच्छू रस के बारे में बात करते हैं तो इच्छू में जो होता है क्या होता है, अत्यंत मधुरम शीतम इसत पिछलमान, और ये क्या होता है, इच्छू रसोपम होता है। फिर आते हैं हमारे पास सांद्र, तो सांद्र में क्या होता है, ये पयुषित टर्म याद रखना, इधर घन याद रखना हमारे पास। सांद्र प्रमेय में क्या होता है, किंचित किंचित प्रसिद्ध स्थिति। और शुक्ल में क्या होता है, शुक्लम पिष्ठम निभम मूत्रम अभिक्षणम, यह प्रमेय थी। और लास्ट में शुक्र में नहीं याद रखना, शीत में नहीं याद रखना, सिक्ता में याद रखिए, मूर्त होता है, इधर बालू का याद रख लो। सैन्य धीरे मतलब मंदम मंदम होता है। और लाला में क्या में होता है, तंतु बद्धम आवलम पिछला, यह प्रमेय थी। यह हमारे पास कफज 10 प्रमेय हो गया। अगर बात करते हैं पित्त 6 प्रमेय के बारे में, तो क्षार में काल में हमारे पास ईसा मसीह का काल याद रखना है। हरिद्र में याद रखिएगा कि जो हमारे पास कटुरस वाला होता है, मंजिष्ठा में याद रखिएगा हमारे पास, और लोहित में विश्रम लवणम उष्णम च रक्तम में ऐसी लाइन पॉइंट आपको ध्यान रखना लोहित में के संदर्भ। वातस्पर में 4 प्रकार के, मज्जा में, वसा में, लचका में और ओज में मधुमेह होता है। ओजो में जो होता है हमारे पास निदान स्थान में बताया गया मधुमेह के लिए, और लचका में को हमारे पास हस्ती में कहा गया है। प्रमेय की चिकित्सा क्या होती है, स्थूल प्रमेय ही बलवाहिनी का कृशस्ते एका परिदुर्बलस्य संबृगणम तत्र कृशस्य कार्य संशोधनम दोष बलाधिक। मतलब जो मोटा होता है उसके लिए क्या करना चाहिए, और पतला होता है करना चाहिए। तो मोटा वाला जो होता है उसमें दोष की बल अधिक होती है तो संशोधन करिए, और कृष वाले क्या कहते हैं हमारे पास बृंहड़ चिकित्सा करना चाहिए। मल शोधन के लिए हमारे पास मेहेसु संतर्पण कार्यम, मल शोधन के पश्चात ये सब काम करना चाहिए। और क्या कहता है कि प्रमेय में संशोधन पश्चात अवतर्पण प्रयोग से वात की वृद्धि अगर हो जाए तो गुल्म क्षय ये सारी चीजें, मूत्र अवरोध ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसमें हमारे पास खाना पीना क्या है, मंथ कसाय अजूर्ण लेहा, ध्यान रखिए। आहार हम लोग पास एड्स का तेल बताया था याद करने के लिए। कंपिलाद योग हमारे पास कफज पित्तज में, फल त्रिकादिक्वात मधु के साथ सर्वप्रमेय, दंत्यासो लौद्रा से कफज पित्तज में, त्रिफलाक्वात जो होता है कफप्रमेय के लिए होता है, मध्यासो जो होता है हमारे पास 2 पल की मात्रा में होता है। फिर आता है हमारे पास कफज पित्तज के बारे में, तो कफज पित्तज में क्या होता है, अवतर्पण का उपयोग करें। संशमन के लिए कुछ ड्रग्स बताए गए, पूछा नहीं जाएगा, जैसे क्या मैंने बताया था, डीडियन का तिफला जो होता है प्रमेय का नाश करता है, तो दारू हरिद्रा देवदारू
और हमारे पास नागर मोथा जो होता है और त्रिफला जो होता है संसमन योग होता है। हरिद्रा को आम्ल की सरस के साथ, आंवला को हल्दी मधु के साथ, पाठा हरित की चित्र को मधु के साथ, सारोदक कुशोदक मधुदक का प्रयोग। और प्रमेय पेड़िकाएं हमारे पास 7 होती है। शस्त्र शोधन और क्या होता है, रोपण होता है। प्रमेय के बारे में बात करते हैं। प्रमेय रक्त पित्त में अगर भेद, हारिद वर्णम रुद्रम च मूत्र बिना प्रमेय से, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमेय ही। प्रमेय पूर्व रूप के साथ मूत्र में अन्य वर्ण हो तो प्रमेय ही कहते हैं। प्रमेय पूर्व रूप के बिना अगर मूत्र का अन्य वर्ण है तो उसे रक्त पित्त समझना चाहिए। और कहता है कफज प्रमेय जो होता है, पित्तज प्रमेय होता है, क्रम से वातज प्रमेय, तीनों असाध्य होते हैं। पित्तज प्रमेय जो होता है इसमें मेद दूषित नहीं होता है और ये साध्य होता है। पित्तज प्रमेय में अगर मेद दूषित हो तो याप्य होता है। जात प्रमेय या मधुमेही जो होते हैं उसमें हमारे पास ध्यान रखना वो असाध्य के कैटेगरी में। फिर आते हैं हमारे पास प्रमेय की कितनी चिकित्सा, 3 चिकित्सा, संशोधन, समसमन और निदान होता है। और चरक और सुश्रुत ने इसका भेद बताया क्या, चरक का सांद्र प्रसाद में, सुश्रुत का सिरा में, चरक का शुक्ल में, सुश्रुत का पिष्ट में। और सुश्रुत ने 2 में अतिरिक्त बताए हैं, तो हमारे पास फेन में और दूसरा हमारे पास लवण में होता है। अगर बात करें हमारे पास प्रमेय विशेषता में, तो अम्लरस में कौन कौन से, अम्लरस सॉरी अम्ल में जो होता है हमारे पास सूत्र सुश्रुत में बताया गया है। मसी वर्ण याद रखना, ईसा मसीह का काल बताया था याद करने के लिए, तो मसी वर्ण होता है काल में। नील तो याद ही नहीं करना, अम्ल रस याद रखना नील में। लवण रस आपसे रक्त में, कटु रस हरिद्र में होता है। इसके अलावा वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम जो स्टार्ट किया गया था वो 1987 में स्टार्ट किया गया था।